तो ब्राह्मणों भारत छोड़ो ये ऐलान हो चुका है, मतलब कि नारा लग चुका है। और ये नारा कहाँ लगा है? वो है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में, यानी कि जेएनयू के कैंपस के अंदर ये नारा लिखा गया है दीवारों पे। अब किसने लिखा है ये तो अभी तक पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में बिल्डिंग के अलग अलग जगहों पे दीवारों पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स लीव इंडिया गो बैक टू शाखा, यानी कि जितने भी ब्राह्मण हैं और जो बनिए हैं वो तुरंत जो है भारत छोड़ने की कृपा करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में चले जाएं, नहीं तो खून खराबा होगा। देयर विल बी ब्लड शेड, वी आर कमिंग। इस रंग के नारे जो हैं अलग अलग बिल्डिंग के दीवारों पे जवाहरलाल नेहरू कैंपस के अंदर लिख दिए गए हैं। और ये खास करके उस बिल्डिंग के दीवार पर लिखे हैं जो कि वहाँ कोई सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है जेएनयू के अंदर, उनकी उस बिल्डिंग की दीवारों पे लिखे हुए हैं। अब फिलहाल लिखने वाले ने जाहिर सी बात अपना नाम तो लिखा नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन जो है जिस ढंग से बड़े बड़े अक्षरों में चारों तरफ लिखा गया है, यानी कि पूरा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है। एक कोई लगता नहीं है कि किसी ने चोरी छुपे एक आदमी ने कहीं छोटा सा लिख दिया, काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो अब इस बारे में छानबीन जारी है और हंगामा होना भी शुरू हो गया है। तो पहली बात, क्या ख्याल आता है ये बात सुन के लोगों के मन में? या ये है तो शरारत। देखिए, किसी ने कुछ सोच समझ के ही लिखा है, लेकिन शरारत भी की है और काफ़ी दूर तक भी किसी ने या किसी समूह ने सोच के ही लिखा है ये। इसके पीछे उनका मकसद भी है, जो अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, ब्राह्मण एक हिंदू कास्ट सिस्टम में माना जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये 4 वर्ण हैं प्रमुखतः। अब उसमें जो है वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण 4% है इंडिया की जनसंख्या के, लेकिन लगभग 45% सारे प्रधानमंत्री ब्राह्मण हुए हैं और लगभग 50% चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सारे के सारे ब्राह्मण ही रहे हैं आज़ादी के बाद से इंडिया में। और बाकी कम्युनिटी जो जहाँ है अलग अलग क्षेत्रों में, वो उसका अपना एक योगदान है बाकी दूसरे कम्युनिटी की तरफ। अब सीधा इस ढंग से किसी कम्युनिटी को कहना कि भाई भारत छोड़ो, धमकी में लिखी गई है कि खून खराबा होगा, हम लोग आ रहे हैं, वी आर कमिंग फॉर यू, ठीक है, यानी कि वो टारगेट करने की बात की जा रही है। अब इसमें अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखें तो परसेंटेज वाइज सबसे अधिक जो है ब्राह्मण कम्युनिटी का परसेंटेज आपके उत्तराखंड में है, जो कि 25 से 28% के आसपास है। उसके बाद हिमाचल का नंबर आता है 14%। लेकिन भारतवर्ष में ओवरऑल जो है ये 4% है। हाँ, यूपी में भी 10% है, हालांकि यूपी की जनसंख्या बहुत बड़ी है, 25 करोड़ का 10% भी लगभग 2.5 करोड़ होता है। फिर बिहार में भी 8 से 10% है, यानी कि 10 करोड़ जनसंख्या बिहार की, तो उसका 10% लगभग 1 करोड़ हुआ। फिर कुल मिला के लगभग 5 साढ़े 5 करोड़ ब्राह्मणों की संख्या है, जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग लगभग 4 से 5% बनते हैं। अब इस ढंग से सीधी सीधी एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, कोई शांति और विकास की बात तो है नहीं है। इस ढंग से कहने का अब एक तात्पर्य ये है कि इसमें देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वही जगह है जहाँ विवादास्पद नारे इसके पहले भी कई बार लग चुके हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग और बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं हुई हैं इस तरह की, तो ये कोई नई बात नहीं है। अलगाववाद के नारे भी वहाँ कई बार लिखे गए हैं, लगे हैं, और स्टूडेंट्स के बीच में मारपीट भी हुई है एबीवीपी और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स ग्रुप के बीच में। अब देखिए, आज बीजेपी चूँकि इंडिया में है, बीजेपी की ताकत ये है कि ये जाति व्यवस्था को जो है ये कमज़ोर करके पूरे भारतवर्ष को एक भारतीय होने का नाम देना चाहती है। चाहे वो हिंदू होने के नाम पे एक हो जाओ या भारतीय होने के नाम पे एक हो जाओ, जो अलग अलग समाज में जो डिवीज़न है उसको पाटने का काम करती है। मतलब कोशिश है बीजेपी की, वो चूँकि उनकी राजनीति का मेन प्लेटफॉर्म है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो चाहती है कि लोग हिंदू होना या इंडियन होने के नाम पर एक साथ आ जाएं और जाति वाली डिवीज़न ख़त्म हो। और जो दूसरे जो दल है, जो आज तक ट्रेडिशनल राजनीति होती आई है बीजेपी के पहले, नरेंद्र मोदी के आने के पहले, वो था कि अलग अलग जातीय वोट बैंक थी, कास्ट वोट बैंक होती थी, ब्राह्मणों का अलग, दलितों का अलग, ओबीसी का अलग, एससी एसटी का अलग, जाट अलग ही। जगह जगह पे जहाँ जिसकी सहूलियत वैसी है, उन्होंने अपना अपना वोट बैंक बनाया। अब जो बीजेपी को देखिए सत्ता से हटाने के लिए या जो भी विरोध करने के नाम पे विरोध हुआ, उसमें एक बात आई कि सबसे पहले दलितों पे अत्याचार और उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तो ये मुद्दा ज़्यादा चला नहीं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जो बैकवर्ड कास्ट का फेस है
उसमें मोदी जी को आगे करके बीजेपी अभी तक अपनी राजनीति साधती रही है और उसे सफलता ही मिली है। फिर कुछ स्कीम ऐसे चली जैसे गरीबों को अनाज बाँटना या जो लाभार्थी एक वर्ग जो अभी क्रिएट हुआ जिसमें कि मुफ्त राशन और भी कई तरह की सुविधाएं हैं, गैस वगैरह। तो इसमें जो है जो दलित और पिछड़ा वर्ग था उन तक जो है भाजपा की पहुंच काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है, जिस कारण ये बार-बार सत्ता में आ रही हर स्टेट में। अब इसे हटाने के लिए दलित कार्ड ज़्यादा चला नहीं, तो ये कोशिश हो सकती है कि जो सवर्ण हैं उन्हीं को सीधा जो है टारगेट किया जाए या उनके खिलाफ कुछ बोला जाए, ताकि सवर्ण समाज भी, ब्राह्मण या जो सवर्ण समाज है वो रिएक्ट करे। जब वो रिएक्ट करेगा तो सवर्ण और बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली बात फिर सामने आएगी। जब वो सामने आएगी तो बीजेपी की राजनीति कमज़ोर होगी, क्योंकि ये लोग जो है जातिवाद जितना मजबूत होगा बीजेपी कमज़ोर होगी, और जातिवाद अगर मिटेगा तो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा। ये सीधा सीधा राजनीति का फंडा है आज के टाइम पे इंडिया में जो अभी चल रहा है। ये हम सभी अब समझने भी लगे हैं। तो ये एक वैसी भी कोशिश हो सकती है। इसके पहले भी हम एक छोटा सा उदाहरण, बहुत पहले की बात है, 1990 के शुरुआत के दशक में एक लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आए थे तब एक नारा वहाँ चला था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब भूमिहार, जो कि ब्राह्मणों की ही एक ब्राह्मणों का एक वर्ग है, भूमिहार ब्राह्मण जिसे कहते हैं, ब्रह्मर्षि समाज, भूमिहार उसे कहते हैं बिहार में। तो भूरा भूरा मतलब भूमिहार, भू से रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला जी यानी कि काश, बुरा बात साफ करो। ये एक नारा चला था बिहार में। फिर उसकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, आगे जाके समाज में हिंसा भी बढ़ी थी, जिसमें कि फिर रणवीर सेना जैसी एक संगठन भी आ गई थी बिहार में, जो कि एकदम बिल्कुल एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और उसने हथियार बंद संघर्ष किया था और दोनों तरफ से जो है काफ़ी फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई चली थी। नरसंहार हुए थे बिहार में बड़े बड़े, बाद में प्रतिबंधित हो गए थे रणवीर सेना। अभी जो है वो अभी भी प्रतिबंधित है, और अब जब थोड़ा सा जातीय संघर्ष कम हुआ तो वो उसका भी नाम आना बंद सा हो गया। लेकिन 90 के दशक में अगर आप कहीं भी गूगल सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, या बिहार में से जो लोग आते हैं वहाँ के समाज को जानते हैं, तो वो बता सकते हैं कि रणवीर सेना और जो वहाँ के जो नक्सलाइट ग्रुप है उनके बीच में कैसा खूनी संघर्ष हुआ था बिहार में 90 के दशक में। तो ये एक वैसे भी कोशिश हो सकती है कि ब्राह्मण वर्ग या सवर्ण जो है कुछ रिएक्ट करे, तो इसमें जो है फिर उसके काउंटर रिएक्शन में जो बाकी दूसरे वर्ग हैं सवर्णों के अलावा, वो भी कुछ रिएक्ट करेगी, तो फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड की खाई होगी, तो जिससे कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसे बल मिलेगा और बीजेपी की राजनीति कमज़ोर होगी। ये एक इसका जो पॉलिटिकल एंगल है वो ये समझ में आता है। अब इसके आगे जो है, अब यूनिवर्सिटी ने, जेएनयू ने जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, और ये भी ऑर्डर आया है कि जगह जगह कैमरे लगाए जाएं और हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ताकि इस ढंग की बातों को देखा जा सके कौन क्या लिख देता है कौन, क्योंकि अब तो लिखने वाले चले गए और ये बात फैल गई है समाज में। कहीं ना कहीं देखिए टेंशन बढ़ जाती है, इससे समाज में खाई बड़ी होती जाती है। और इसका जो है एक प्रतिक्रिया स्वरूप अब कोई एक हिंदू रक्षा दल है, इस ढंग के संगठन है, उन्होंने भी जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया कि कम्युनिस्ट भारत छोड़ो। तो एक टकराव तो यहाँ सीधा हो गया। अब रिएक्शन शुरू हो गया धीरे धीरे। इंदौर या उज्जैन में कई जगह विश्व हिंदू परिषद और करनी सेना, इस ढंग के ही संगठनों ने जो है वहाँ नारा लगाया है कम्युनिस्ट भारत छोड़ो, और अलग अलग प्रदर्शन और ये धरना चल रहा है। तो इसीलिए शायद करने वाले ने किया होगा कि रिएक्शन हो तो कहीं ना कहीं जाति के बीच में फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली लड़ाई शुरू हो और इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। और जिस जिस ढंग से ये हिंदूवादी संगठनों की प्रतिक्रिया आई है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू रक्षा दल, इन्होंने समझ लिया होगा इस चीज़ को कि अगर हम आगे नहीं आए और जाति वाली बात अगर खुल के सामने आ गई तो नुकसान उनका हो सकता है। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की जो हिंदूवादी संगठन है, हिंदू रक्षा दल नाम का एक संगठन जो इसमें दिल्ली के जेएनयू के दीवार पर लिखा है कम्युनिस्ट भारत छोड़ो, ये सड़कों पे उतरने लगे हैं और इनकी आवाज़ बुलंद होती जा रही है धीरे धीरे। हालांकि एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है इस केस में कि इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या है, जो भी है, जो दोषी हों उन्हें पकड़ के जो जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो करी जा सके। हालांकि अभी कुछ तक कोई अरेस्ट इसमें हुआ नहीं है, आगे अब जो भी होगा सामने आएगा। लेकिन वही है कि अब हमें एक समाज के रूप में अलाउ नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को अपने दिमाग में ज़्यादा गहराई तक बैठने के लिए। हर कोई चाहेगा कि लोगों के बीच में संघर्ष हो, खून खराबा हो और इसका इसका राजनीतिक लाभ अलग अलग दलों को मिले, दल इसमें चाहे कोई भी हो। बांटने वाली आवाज़ों को हमें अपने से दूर रखना है या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है।
क्योंकि जो है देश इस समय वैसे ही कोरोना के बाद, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस समय जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, अभी उसकी भरपाई चल रही है। आने वाले अभी 2-4 साल तक अगर चुपचाप बिना किसी हिंसा डिस्टर्बेंस के अगर हम काम कर पाए एक देश के रूप में, तब जाके जो है जो नुकसान हुआ पिछले 2-3 सालों में उसकी भरपाई हो पाएगी। वरना ये जो ग्लोबल रिसेशन और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें सुनने में आ रही है, इसमें जो है किसी तरह का डिस्टर्बेंस, सोशल अनरेस्ट हुआ तो बहुत बहुत नुकसान होगा हर किसी का, और समाज का एक लाइक जो जॉइंट डैमेज कहते हैं उससे वो उठाना पड़ेगा। श्रीलंका और इस का एग्जांपल हमारे सामने है, क्या हालत हो रखी है उन देशों की। तो इसी बात पर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। और आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बातें नहीं पुराने में। नमस्कार।